जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी तक जिस टॉपिक को हमने कवर कर लिया वो बेसिक टर्म्स थे। जीडीपी हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं कैसे आईं, किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, कौन सफल हुई कौन असफल हुई, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम इकोनॉमिक के कोर टॉपिक पर आते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक में, क्योंकि चीज़ें जो है दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं और इकोनॉमी को जो टेक्निकल टर्म होते हैं उनको सिर्फ ध्यान रखना होता है कि हाँ इसको ये कहते हैं, बाकी आप ध्यान चीज़ों को समझेंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ से अपने समझेंगे। वहाँ पर टेक्निकल टर्म यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ ये जानते रहेंगे कि टेक्निकल लैंग्वेज में इस चीज़ को ये शब्द से डिनोट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ, महंगाई। अब महंगाई का मतलब दो तरीके से होता है। जैसे सपोज केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के या एक पर्टिकुलर कमोडिटी के या एक पर्टिकुलर वस्तु के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर के, सपोज पंखा है, सीलिंग फैन जो यूज हो रहा है उसके दाम बढ़ने लगे, बाकी सब चीज़ों के दाम वैसे ही हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है? नहीं। हम महंगाई बढ़ने की बात, महंगाई की बात, मुद्रास्फीति की बात या इन्फ्लेशन जिसे आप कहते हैं उसकी बात तभी करेंगे जब एक वस्तुओं के सामान्य स्तर में वृद्धि हो रही है। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात नहीं की जाएगी, एक सभी वस्तुओं की बात की जाएगी, एक जनरल में लैंग्वेज में, कि सभी वस्तुओं के दाम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। ठीक, तो डिफिनीशन लिख लीजिए, पहले टॉपिक लिख लेते हैं, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। इन्फ्लेशन एंड ट्रेड साइकिल। ठीक, तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते किसे हैं, वस्तुओं के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि। ठीक है, मूल्य के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि। जो ये मार्कर आज के 10 साल पहले 10 रुपए का मिलता था वही आज का मिल रहा है 30 रुपए का, तो ऐसा तो है नहीं कि हम मार्कर को हटा करके इसमें पेंसिल से लिखने लगेंगे, पेंसिल का कंपैरिजन भी करेंगे, फिर वो हमारे उद्देश्य को पूरा कर पा रही नहीं पूरा कर पा रही, या इसका कोई अल्टरनेट देखेंगे, अल्टरनेट देखेंगे तो उसके भी दाम को कंपेयर करेंगे। अगर केवल इसी का दाम बढ़ा है बाकी सबका दाम नहीं बढ़ा है तो इसका मतलब कि वो महंगाई नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ साथ पेंसिल का भी बढ़ गया, स्केच का भी बढ़ गया, बाकी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो सेम वही पर्पज पूरा करती हैं जो ये पूरा करता है, अगर सभी के दाम बढ़ गए इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे कि महंगाई है या इन्फ्लेशन है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर वस्तु के दाम बढ़ेंगे तो कभी भी महंगाई की श्रेणी में नहीं आएगा। महंगाई पढ़ने से पहले तीन चीजें जान लेते हैं। कौन सी तीन चीजें? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का ट्रायंगल तीन चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन,
इसका एक कॉर्नर है मुद्रास्फीति, दूसरा है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, और तीसरा है ग्रोथ, वृद्धि। इनको बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था त्रिभुज जिसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था ट्रायंगल, इकोनॉमी ट्रायंगल। इसके 3 कौन कौन से पैरामीटर हैं जरा ध्यान में रखिएगा। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये अगर बढ़ रहा है तो इसको होना बढ़ना पड़ेगा, अगर आपने इसको कम कर दिया तो ये अपने आप कम हो जाएगा। सरकारें यही करती हैं, वोट बैंक के चक्कर में इसको कंट्रोल करेंगी, इनडायरेक्ट रूप से ये कंट्रोल अपने आप हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि ये कंट्रोल रहे और ये बढ़ता रहे। कहानी समझ में आ गई? तो इन दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन रहेगा, और इस कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए, इस कंपटीशन को दिखेगा कहाँ आपको एक्चुअल में? वो एक्सचेंज रेट में दिखेगा। आप देख लीजिए डॉलर और रुपया का, स्वतंत्रता के समय $1 $1, फिर 3 रुपए 5 रुपए, आज 80 रुपए के ऊपर चला गया। ये क्या है? एक्सचेंज रेट। इसका क्या मतलब है कि जो जिस मुद्रा से हम पहले ज़्यादा सामान खरीद सकते थे, उसी मुद्रा से अब हम कम सामान खरीद सकते हैं। मतलब जो मनी की जो वैल्यू है वो महंगाई बढ़ने से क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कम हो गई उसकी वैल्यू। 100 रुपए में जो में पहले एक झोला सामान, एक बोरा सामान भर कर आ जाता था, आज क्या कर रहे हैं? 100 रुपए का आइटम जेब में भरकर चले आ रहे हैं, झोले की तो बात छोड़िए। ये सब क्या है? महंगाई बढ़ने के कारण है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें खराब हैं, मैंने बता दिया कि ये क्या है? 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी ट्रायंगल है, तो इसका बढ़ना भी जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि ये मुद्रास्फीति होती क्यों है, महंगाई होती क्यों है। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। महंगाई होती क्यों है? एक चीज अभी आपको बताए दे रहे हैं, खैर मैं या इसके बैक उसमें बता देता हूं। ये जो मुद्रास्फीति है, महंगाई का बढ़ना या महंगाई, ये क्या है? इसी का रिवर्स। रिवर्स के लिए हमारे पास 2 टर्म होते हैं। एक होता है अपस्फीति, और दूसरा होता है अवस्फीति। अपस्फीति क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन। और अवस्फीति क्या होता है? डिसफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन है, डिसफ्लेशन है। ये अर्थव्यवस्था में मंदी को बताता है, सुस्ती को। अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, फायदा नहीं करेगा, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। अब देखिए, अगर मैं अच्छा बुरा कह रहा हूं तो इनका आपस में कंपेयर कर रहा हूं। मतलब इन दोनों में से अगर किसी को लाना होगा इकोनॉमी में, तो मैं किसको लाने को प्रेफर करूंगा? इसको, डिस्फ्लेशन को। क्यों? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को सस्ती चीजें मिलती हैं, सस्ती कीमत पर उपभोक्ता को वस्तुएं मिलेंगी। ठीक है, यहां पर क्या है कि अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, सुस्ती आ जाती है। ठीक है, सेक्टर बूम ना करके क्या करते हैं? डिप्रेस कर जाते हैं। तो ये
स्थिति खतरनाक है। महंगाई होती क्यों है? महंगाई दो ही कारण से हो सकती है। पहला, देखिए, इकोनॉमी पूरी और पूरी इकोनॉमी केवल दो शब्दों पर चलती है, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। आज अगर ये कहा जाए कि गवर्नमेंट पोर्न वीडियोस पर बैन लगा रही है, तो जरूरत क्यों पड़ी? आप नैतिक दृष्टि से देखें, आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करें और उनको इस बारे में उनसे जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे? राम 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 राम। ऐसा भी हो सकता है। लोग बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चियों के साथ ऐसा कर सकते हैं, लोग लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो इंडस्ट्री इतनी बूम पर क्यों है? क्योंकि डिमांड है। डिमांड है तभी तो नए नए वीडियोस बन रहे हैं और जो है इतना जो है ब्लैक में वो हो रहा है, कारोबार चल रहा है। जब किसी चीज की तस्करी होने लगे, तस्करी हमेशा उसी चीज की होगी जिसकी शॉर्टेज होगी। हमेशा डिमांड उसकी अगर पूरी नहीं हो पा रही है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए, बारिश में सब्जियां महंगी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बारिश में पानी की वजह से सब्जियां सड़ने लगती हैं, तो उसकी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, और सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड वही है तो मूल्य उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हर चीज क्या चलेगी? डिमांड और सप्लाई पर। तो ठीक वैसे ही महंगाई क्यों होगी? डिमांड और सप्लाई का खेल है। महंगाई दो कारणों से होती है, एक है मांग जनित फैक्टर और दूसरा है आपूर्ति जनित। आपकी डिमांड ज्यादा है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड आप तभी करेंगे जब आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा आपके हाथ में हो। तो मांग जनित को बोलते हैं डिमांड पुल, क्योंकि ये क्या करता है? खींचता है अपनी ओर। और आपूर्ति जनत का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपूर्ति कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है हुआ? सप्लाई पुश। आपूर्ति जनित को ही कभी कभार, आपूर्ति जनित मत कहिए, इसको लिखिए लागत जनित। लागत जनित, या ये कहिए कॉस्ट पुश। मांग जनित का क्या मतलब है? हर चीज डिमांड और सप्लाई पर, मांग ज्यादा बढ़ गई और आपूर्ति जो सप्लाई है वो या तो कम हो गई या स्थिर रही। दो में से एक होगा, या तो कम हो जाएगी या आपूर्ति वही है, मांग अपने आप बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? डिमांड पुल। अब इसको अगर आपको कंट्रोल करना है, वो आगे बता देंगे, लेकिन अभी यहीं पर जान लीजिए। आगे बताएंगे। मांग बढ़ गई, आपूर्ति घट गई या स्थिर रही, वही रही जो पहले थी, तो इससे क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। लागत जनित का क्या मतलब है? कॉस्ट पुश का क्या मतलब है? लागत जनित का ये मतलब है कि जो इनपुट मटेरियल उसको बनाने के लिए यूज हो रहा ना, वही महंगा हो गया। मजदूरी की दरें बढ़ गई। जब मजदूरी की दरें बढ़ जाएंगी तो जो लेबर वहां पर पहले 5 रुपए में काम करता था, अगर वो आज 10 रुपए ले रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? उस वस्तु की बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लागत जनित महंगाई हो जाती। तो लागत जनित कब होता है? व्हेन, हिंदी में लिख लीजिए, जब कच्चा माल
की लागत बढ़ जाए, मजदूरी दरें ये बढ़ जाएं, सरकार के अप्रत्यक्ष कर बढ़ जाए। तो जब सामान ही महंगा हो गया, सामान को उत्पादन करने की लागत ही महंगी हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ अपने आप महंगी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ करके चलना है। अब देखते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति के नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। नियंत्रण के उपाय, तो नियंत्रण के उपाय हम दो तरीके से करेंगे। मांग जनित, मांग जनित का क्या मतलब है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन सामान उपलब्ध नहीं है, या जितनी मांग है उतनी उपलब्ध नहीं है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप उस सामान का इंपोर्ट कर लीजिए, आयात कर लीजिए, तो सप्लाई मेंटेन हो जाएगी। दूसरा, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, लोगों के पास पैसा है तभी तो वो ऊंची कीमत देने को तैयार हैं, तभी तो बोली लगा रहे हैं, तभी तो वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या कर दीजिए, सरकार अपनी तरफ खींचे। तो सरकार क्या करेगी? आरबीआई से कहेगी, तो आरबीआई क्या कर देगी? ब्याज दर बढ़ा देगी। जब ब्याज दर बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे पैसे जमा करने के लिए कि अच्छा रिटर्न मिल रहा है, चलो बैंक चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में है वो बैंक के पास आ गया, तो महंगाई काबू में आ गई। और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं कि लोगों को कहा जाए कि भाई इसकी आपूर्ति अभी कम है, आप ये सामान कम खरीदो या ना खरीदो, इसके बिना भी काम चला लो। तो लोग ऐसा करने पर मानेंगे? ऐसा कहने पर नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों की आदत है, जिस चीज़ की शॉर्टेज जितनी ज़्यादा होती है, लोग उसको खरीदने के लिए उतने ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं। दिवाली के समय प्याज को देख लीजिए, आलू को देख लीजिए, टमाटर को देख लीजिए, जब भी इनकी शॉर्टेज कम होगी हमेशा इनकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है, लोगों में होड़ लग जाती है कि कितना कितना खरीद डालें। सोना को देख लीजिए, गोल्ड, पहनेंगे नहीं, पहनेंगे एक ही दो, लेकिन बनवा करके रखे रहेंगे। वो क्या है, अननेसेसरी का डिमांड बढ़ रही है, आपूर्ति उसकी कम है, इसी वजह से वो महंगा है। ठीक है, तो सारा खेल क्या है, डिमांड और सप्लाई का। तो तीसरा यहां पर फैक्टर क्या है, मिताहार उसको बोलते हैं, ऑस्टेरिटी। मतलब लोगों को क्या किया जाए, कहा जाए कि भाई आप इस आदत पर कंट्रोल कीजिए, या ये सामान मत खरीदिए, इसकी सप्लाई कम है। ये तो हुआ मांग जनित। दूसरा, लागत जनित। लागत जनित में क्या कर देंगे, तात्कालिक लेवल पर क्या करेंगे, तात्कालिक लेवल पर अप्रत्यक्ष कर वो घटा देंगे। यहां पर लिख लीजिए, यहां पर एक दूसरा तरीका भी हुआ, कर की दर बढ़ा दीजिए। लोगों के पास पैसा है ज्यादा, उनसे टैक्स वसूलिए, तो पैसा कहाँ आएगा, सरकार के पास, महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, ये जो ब्याज दर बढ़ा रहे हैं इसको बोलते हैं रेपो रेट और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट। इसको बढ़ा करके, ये अलग अलग हैं दोनों टर्म, आरबीआई के उसमें जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक, अप्रत्यक्ष कर इसमें घटा दीजिए। अप्रत्यक्ष कर घटाने का मतलब क्या है कि सरकार सब्सिडी दे दे कि भाई आपका उत्पादन लागत बढ़ गया है, तो आप क्या कर लीजिए, सब्सिडी ले लीजिए, ताकि लोगों को भौतिक आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो सके। ठीक,
दूसरा क्या है? दूसरा ये हो सकता है लागत जनित में, एक तो अप्रत्यक्ष कर आपने घटा दिया, दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी और कैसे कम होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी जब उन्नत प्रौद्योगिकी या मशीनें उपयोग करेंगे। लेकिन ये क्या है? ये रातों रात तो आ नहीं जाएगा। तात्कालिक के लिए ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? धीरे धीरे प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर देंगे, ताकि क्या हो? कॉस्ट हमारी कम हो जाए। उन्नत मशीनों का इस्तेमाल, उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी क्या हो जाए? लागत कम हो जाए। ठीक। तीसरी बात, ये तो हुआ मांग जनित लागत जनित। वहां पर क्या थी? मांग बढ़ रही थी। यहां पर इनपुट कॉस्ट ही बढ़ गई। एक तीसरा कंट्रोल करने का उपाय क्या है? कि आपूर्ति को बढ़ा दिया जाए। अगर आप आपूर्ति को बढ़ा देंगे, आपूर्ति को कैसे बढ़ाएंगे? दो तरीका है। या तो आप उत्पादन बढ़ा दीजिए, या आयात कर लीजिए, जो आपने वहां पर किया। इससे क्या हो जाएगा? महंगाई काबू में आ जाएगी। ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक। लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग, ओवर या अति मुद्रास्फीति। गैलोपिंग को बोलते हैं सरपट मुद्रास्फीति। लो को मतलब अल्प मुद्रास्फीति। ठीक। दूसरा, चौथा है बॉटल नेक। बॉटल नेक को बोलते हैं मार्गावरोध या गत्यावरोध भी बोलते हैं। और पांचवा है मर्म मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन। ठीक। देखिए, लो मुद्रास्फीति क्या होती है? लो मुद्रास्फीति ये होती है जब महंगाई की दर एक अंक में हो। जब महंगाई की दर एक अंकीय हो, जैसे अभी आप सुनते होंगे 4% है, 5% है, ये अगर है तो वो लो इन्फ्लेशन है। गैलोपिंग का मतलब, गैलोपिंग का मतलब ये है कि जब ये एक अंक से ज्यादा हो, द्विअंकीय या त्रिअंकीय, 15%, 18%, 20%, 40%, 80%, 110%, ऐसा जब हो जाए तो गैलोपिंग है। मतलब एक अंक से ज्यादा, मतलब 10% से ज्यादा, इसको बोलते हैं। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि गैलोपिंग का मतलब ही है कि बहुत तेजी से लुढ़कना या बहुत तेजी से ऊपर उठना, उछाल भी इसको बोलते हैं, जंप। ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 1970-80 के दशक में अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका की कंपनी है, वो देश है,
वहाँ पर ऐसी मुद्रास्फीति देखने को मिली। वेनेजुएला, ठीक। ओवर, ओवर का मतलब क्या है? रातों रात, बहुत ही कम समय में मुद्रास्फीति बढ़ जाए, बहुत कम समय में मुद्रास्फीति बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अति या ओवर इन्फ्लेशन। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जर्मनी, पता चला एक ट्रक जर्मनी करेंसी गई और मिला एक पैकेट ब्रेड। इस समय इसकी मुद्रा का ये हाल था कि लोग ये कहते थे कि अगर इसकी मुद्रा का इस्तेमाल चीज़ों को खरीदने की बजाय चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल हो, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल हो, तब भी इसकी बचत होगी। ये स्तर था। मतलब यहाँ पर तो 2 अंक 3 अंक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों की बात कर रहे हैं कि जब करोड़ों अरबों में मुद्रास्फीति चली जाए तो वो क्या हो जाता है? अति मुद्रा स्फीति का उदाहरण है। जर्मनी में हुआ 2019 के आसपास, ये हुआ वेनेजुएला में। लगभग 5.3 करोड़ वार्षिक, इतनी वृद्धि थी। वेनेजुएला का एग्जाम्पल यहाँ से ना लिख करके यहाँ लिखिए, यहाँ पर अर्जेंटीना का भी लिख दीजिए, चिली का भी लिख सकते हैं, ब्राज़ील का भी लिख सकते हैं। वेनेजुएला का यहाँ पर एग्जाम्पल, ये 2019 लेटेस्ट है, ठीक है, अभी 2-4-10 सालों में, तो इसका एग्जाम्पल जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्या है? बॉटल नेक। बॉटल नेक का क्या मतलब है? बॉटल नेक का ये मतलब है कि मांग वही रहे जो पहले थी, जितनी डिमांड जिस चीज की थी वैसे ही है, बट लेकिन आपूर्ति में अचानक से गिरावट आ जाए। और अचानक से गिरावट 2 ही कारणों से होती है, या तो कोई मौसमी आपदा आ गई, या क्या हो जाए? मिसमैनेजमेंट हो जाए, जिसको आप क्या बोलते हैं? कुप्रबंधन। तो आपूर्ति में गिरावट मेनली किसके कारण होती है? कुप्रबंधन के कारण, अच्छे से मैनेजमेंट ना होने के कारण। इसी वजह से इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। और कोर का क्या मतलब है? कोर का मतलब यह है कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए आप किन किन चीज़ों को देख रहे हैं, वो क्या बनाता है? कोर। तो कोर का मतलब ये है, अभी भारत में कोर टू कोर इन्फ्लेशन यूज होती है। कोर टू कोर का मतलब क्या है? कि उसमें इसका मतलब ये है कि खाद्य वस्तुएं और पेट्रोलियम, ठीक, ऑयल, फ्यूल, संचार, प्रकाश, ये सब चीज़ें एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। एक्सक्लूड इस वजह से कर दी जाती हैं क्योंकि ये क्या है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर इनका रेट घटता बढ़ता रहता है, तो ये सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, बात ये है। तो इनको एक्सक्लूड करके जो मुद्रास्फीति निकाली जाती है उसको बोलते हैं कोर मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये जो है मुद्रास्फीति के प्रकार हैं जो कि आपको पढ़ने थे। मुद्रास्फीति का मेजरमेंट पॉइंट टू पॉइंट किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब आप वार्षिक रूप से भी कर सकते हैं, मासिक रूप से भी कर सकते हैं,
साप्ताहिक रूप से भी कर सकते हैं। साप्ताहिक का मतलब शुक्रवार 5 बजे से लेकर के अगले शुक्रवार 5 बजे तक का डाटा लेते हैं। महीने का मतलब 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का। वर्ष का मतलब 1 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक का। ठीक है। तिमाही का मतलब 3 3 महीने में। तो पॉइंट टू पॉइंट भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर वार्षिक इसी वजह से लिखा गया, मतलब 1 रुपए की चीज 1 वर्ष के बाद कितने रुपए की हो गई? 5.3 करोड़ रुपए की हो गई। इतनी ज्यादा मुद्रास्फीति। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण शब्दावलियां। इसमें पहली शब्दावली है इन्फ्लेशनरी गैप, या इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीतिकारी अंतर। दूसरा है डिफ्लेशनरी गैप, या इसी को क्या बोलेंगे? मुद्रा अवस्फीतिकारी अंतर। तीसरा इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स। चौथा, या इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति कर। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा। मुद्रास्फीतिकारी कर। दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन स्पाइरल, महंगाई कुंडली। फिर पांचवा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, महंगाई लेखा। छठवा क्या है? इन्फ्लेशन प्रीमियम, महंगाई प्रीमियम। ठीक, इन सब को थोड़ा थोड़ा समझ लेना है ये है क्या। देखिए, मुद्रास्फीतिकारी अंतर, इन्फ्लेशनरी गैप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास इनकम कम है और आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनकम से जितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वो जो गैप आ रहा है उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीतिकारी। क्या मतलब है सीधा सा? कि इनकम कम है, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। इनकम से जितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक, या इसी को बोलते हैं क्या? अगर आप इनकम कम है और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं तो इसी को इकोनॉमी के टर्म में, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। ठीक, तो ये क्या है? राजकोषीय घाटा को बता रहा है। या राष्ट्रीय आय के ऊपर होने वाले सरकारी खर्च को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, या इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीतिकारी अंतर। अब देखिए,
अगर आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ है कि वहाँ पर चीज़ों की सप्लाई क्या है, कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उत्पादन स्तर को ऊपर बढ़ाना है। क्या करना है, उत्पादन स्तर को ऊपर बढ़ाना है। ठीक इसका उल्टा यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर क्या है, राजकोषीय घाटा की बजाय क्या हो जाएगा, राजकोषीय सरप्लस या अतिरेक या अधिशेष, अधिशेष। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आप खर्च कम कर रहे हैं, कुछ बचा ले रहे हैं। तो जो बचा ले रहे हैं उसी को क्या है, अधिशेष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के नीचे होने वाली सरकारी खर्च को, मतलब जितना गैप आ रहा है, जितना आप कम खर्च कर रहे हैं वही गैप क्या हो जाता है, डिफ्लेशनरी गैप। इसका ये मतलब है कि उत्पादन मांग से ज़्यादा है। यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा है, मांग कम है, और यहाँ पर मांग ज़्यादा है, उत्पादन कम। ठीक, फिर क्या है, इन्फ्लेशन टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन्फ्लेशन टैक्स, ये कई बार पूछा गया है। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, देखिए ये तो आपको पता है कि अधिशेष वाली स्थिति नहीं होती। सरकार अपने ऋणों को पूरा करने के लिए क्या करती है, राजकोषीय घाटे में चल रही है तो वो क्या करेगी, अतिरिक्त मुद्रा की छपाई करती है, करेंसी को प्रिंट करती है, और जब प्रिंट करके मार्केट में उतारेगी तो लोगों की आय बढ़ी हुई नजर आएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग सरकार को ज़्यादा टैक्स देंगे। तो जो वो अतिरिक्त मुद्रा की छपाई कर रही है वही पैसा उसको किसके रूप में मिल रहा है, टैक्स के रूप में। तो जब महंगाई टैक्स के रूप में काम करने लगे सरकार के लिए तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। जो अतिरिक्त मुद्रा छाप रहे हैं राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए, वो मुद्रा अगर लोगों के पास आएगी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी। वो आय में वृद्धि दिखेगी, एक्चुअल में होगी नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो बढ़ी हुई महंगाई पर लोगों से टैक्स भी वसूला जाएगा। तो सरकार के पास वही जो छापी हुई मुद्रा है वो क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो महंगाई किसके रूप में काम कर रही है, टैक्स के रूप में। तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन टैक्स। मुद्रास्फीति कर, स्फीतिकारी नहीं बोलते हैं इसको, मुद्रास्फीति कर। ठीक, इन्फ्लेशन स्पाइरल का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर तो सरकार ने राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए प्रिंटिंग कर दी करेंसी की, और वो मार्केट में आ गई और वही करेंसी उसको टैक्स के रूप में मिली। मतलब महंगाई किसके रूप में काम कर रही है, टैक्स के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दरअसल कर्मचारियों के स्तर पर है। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार हर साल महंगाई भत्ता बढ़ाती है, क्योंकि महंगाई एक निश्चित लेवल से ज़्यादा बढ़ती है। अब क्या है कि वेतन बढ़ा, वस्तु का मूल्य बढ़ा, फिर ये बढ़ा तो वापस से वेतन बढ़ा, फिर ये बढ़ा तो वापस से बढ़ा। तो ये क्या बन जाता है, स्पाइरल, कुंडली। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इस वेतन मूल्य एक दूसरे को बैलेंस, मतलब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा तो ये और बढ़ा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ना तो तुम बढ़ो ना तुम बढ़ो। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी गतिशील होती है, डायनेमिक होती, स्थिर नहीं होती। ठीक, डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है और वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज वृद्धि नहीं करते। 1947 वाला जीवन याद कीजिए और आज 2021 वाला जीवन याद कर लीजिए, या 2024 वाला याद कीजिए। ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि जब कोई व्यक्ति हुआ, कंपनी हुआ, महंगाई को ध्यान में रखते हुए
अपना लाभ निकालता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। जैसे अगर आपके पास आज कल बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा है एसआईपी करने का, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो आपको ये कहा जाएगा कि 20 साल बाद आपको 2 करोड़ मिलेगा। तो आप अभी के उससे कंपेयर करते हैं कि अभी हमारे पास 10,000 सैलरी है और 20 साल बाद 2 करोड़ मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उस समय 2 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उस समय महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो जब महंगाई को बढ़ा हुआ देख करके उस समय 2 करोड़ की वैल्यू निकाला जाएगा, तो हो सकता है कि वो 2 करोड़ की वैल्यू 20 लाख के बराबर हो उस समय के। तो आपको दिखेगा तो 2 करोड़, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख। तो जब आप महंगाई को काउंट करके अपने लाभ की गणना करते हैं, अपने प्रॉफिट की गणना करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। यही एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो होता है, क्योंकि प्रॉफिट दिखना अलग बात है, एक्चुअल प्रॉफिट होना अलग बात है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो इसको महंगाई को शामिल करने के लिए शामिल करके ही निकलता है। तो 2 प्रॉफिट होते हैं, एक निवल नेट और दूसरा रियल। ठीक है, तो जो रियल वाला है, वास्तविक है, वही आपका क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें क्या है? महंगाई को भी ध्यान में रखा गया है। महंगाई को ध्यान में रख करके ही जीडीपी का बेस ईयर चेंज होता है। आगे मैं बताऊंगा बेस ईयर क्यों चेंज करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है? इन्फ्लेशन प्रीमियम ये होता है कि ए और बी दो लोग हैं। ए ने बी को उधार दिया, कितना? 100 रुपए। ए ने दिया है बी को, तो ए क्या है? लेनदार। ए को लेना है पैसे और बी उसको वापस करेगा, तो ये क्या हो गया? देनदार। क्या हो गया? देनदार। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि 10% ब्याज पर देना है, तो ये इसको वापस कितना करेगा? 110। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसी बीच में 6% महंगाई बढ़ गई, 6% महंगाई बढ़ गई, 6% महंगाई बढ़ गई, तो एक्चुअल में इस 100 रुपए की कीमत जो इसने 100 दिया, एक्चुअल में इसको कितनी पड़ी थी? 106। अगर ये वापस करता तो 106 रुपए, लेकिन इसको वापस कितना कर रहा है? 10। मतलब ये जो 4 रुपए का डिफरेंस आया, तो 4 रुपए इनको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। ये चाहते, ये क्या सोचे हैं कि हमें 10 रुपए मिलेगा, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि 10 में से 6% तो क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई। तो यहीं पर आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक है वास्तविक ब्याज दर, रियल इंटरेस्ट रेट, और दूसरा है नामित ब्याज दर, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये है 10%, और एक्चुअल में कितना है इंटरेस्ट रेट? 10% ये है, और महंगाई भत्ता हटा दीजिए इससे, तो एक्चुअल में कितना हो गया? 4%। एक्चुअल में क्या हो गया? 4%। तो ये जो 4% का बोनस किसको मिल रहा है? बी को। इसी को क्या बोलते हैं? ये बी को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ए को नहीं मिल रहा है। अगर ए को मिलता, ए को तो इसमें क्या है? नुकसान है। इसी वजह से कहा जाता है जब मुद्रास्फीति बढ़ रही हो, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, तो जो उधार देता है उसको हमेशा नुकसान होता है। तो जो अगर महंगाई बढ़ रही है और बैंक आपको लोन पर लोन दिए जा रहा है, तो बैंक को नुकसान है। बैंक जिस हिसाब से ब्याज दर कैलकुलेट कर रहा है, नामित ब्याज दर, वो क्या हो जाएगी? दिखेगी कि 10% है, लेकिन एक्चुअल में महंगाई की वजह से वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो ये जो 4% का मार्जिन मिल रहा है इसको, बी को, वो क्या मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम। उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग। एक है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पर ही। ये इसका कर्व है। एक तरफ है बेरोजगारी और दूसरी तरफ है महंगाई। एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ये चीजें होल्ड करती हैं। अगर जैसे ही इम्बैलेंस आ गया तो ये फिलिप्स वर्क होल्ड नहीं करता। महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो जिस चीज की डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं उसको प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो लोग क्या करेंगे, रोजगार ढूंढेंगे। जब रोजगार ढूंढेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, उनको पैसा मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन ये रिलेशन सामान्य लेवल पर ही काम करता है। अच्छा ये बताइए, एक अर्थव्यवस्था में अगर सभी लोगों को रोजगार मिल गया तो उस समय जो बेरोजगारी होती है, मतलब ये कहा जाए सभी लोगों का मतलब इन द सेंस ये कहा जाए कि जितने लोगों को हम रोजगार दे सकते थे, एक स्वस्थ इकोनॉमी, एक हेल्दी इकोनॉमी के जब सारे संसाधन या सारे सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अच्छे से काम कर रहे हों, उस समय लोगों को रोजगार दे दिया जाए, उसके बाद जो लोग बेरोजगार बचते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। क्या बोलते हैं, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। इसका क्या मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर समुचित ढंग से काम कर रहे हों, उस समय जो बेरोजगारी की दर होती है उसी को बोलते हैं बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। ठीक है, एक्चुअल में वही बेरोजगारी होती है। जब इस समय जैसे क्या है, कौशल ही नहीं है, उसके बाद भी घूम रहे हैं फालतू में। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं नाइरू। इसका क्या मतलब है, नॉन एक्सीलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में गैर त्वरित बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर। ये क्या है, ये है बेरोजगारी की वह दर जो मुद्रास्फीति की स्थिर साम्यता में होती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मुद्रास्फीति अगर 2% बढ़ गई तो बेरोजगारी भी 2% कम हो जाएगी। उसके बाद भी जो बेरोजगार लोग बचे हैं या जो बेरोजगारी है उसी को क्या बोलते हैं, नायरू, या
गैर त्वरित बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर। ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी की साम्यता तो है, उसके बाद भी बेरोजगारी मौजूद है, तो जो बेरोजगारी मौजूद है उसी को क्या बोलेंगे, नायरू। ठीक। नेक्स्ट, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब अर्थव्यवस्था मंदी में आ रही हो, मतलब पूरी तरीके से स्टॉप नहीं है, मंदी के लक्षण दिख रहे हों, उस समय ये काम सरकार के द्वारा जानबूझ करके किया जाता है। तो जब मंदी की स्थिति की संभावना हो तो सरकार के द्वारा जानबूझ करके खर्च बढ़ाया जाए। जैसे सरकार मनरेगा कार्यक्रम चला देगी, सरकार क्या करेगी, कोई डैम प्रोजेक्ट चला देगी, सरकार रोड बनवाएगी, सरकार तालाब खुदवाएगी, जानबूझ करके, ताकि क्या है, लोगों के पास पैसा आए। लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो निवेशक हैं उनको मौका मिलेगा कि भाई इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो आप यहाँ पर निवेश करके प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो अर्थव्यवस्था में यही तो है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, अर्थव्यवस्था में एक प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो बाकी सेक्टर को भी वो बूम प्रदान करेगा, तो अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ जाएगी। ये सरकार के द्वारा जानबूझकर किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, जब देख रहे हैं कि मंदी की स्थिति है। जैसे ही अर्थव्यवस्था अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है, सरकार के द्वारा ये खर्च धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व इतिहास में, अब 1929 की आर्थिक मंदी, आपने पढ़ा होगा लेनिन और स्टालिन का जो आर्थिक सुधार थे, उसमें यही तो किया गया था। 1929 की आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जी, उन्होंने, डी रूजवेल्ट, उन्होंने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक डील शुरू कर दी। टेनेसी बांध परियोजना वहीं का है। लोगों के काम के घंटे नियत कर दिए जाएंगे, हो सकता है 6 घंटे ही काम किया जाए, ताकि लोगों को, और लोगों भी आकर के काम करें, मजदूरी उनको उतनी ही मिलेगी। ये सब क्या है, सरकार अपने खर्च जानबूझ करके बढ़ा रही है। ये किस लिए किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। ठीक। नेक्स्ट टर्म है आपका स्टैगफ्लेशन। स्थगन जन्य मुद्रास्फीति, या इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब महंगाई भी चरम पर है और बेरोजगारी भी चरम पर है, या ये कहिए महंगाई ज़्यादा है और वृद्धि कम है, ऐसी स्थिति। ठीक। अब अभी हमने महंगाई और बेरोजगारी में कौन सा कर्व पढ़ा था, फिलिप्स कर्व। वहां पर क्या था कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो ये वो स्थिति है जब फिलिप्स कर्व, PHILIPS, फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है। फिलिप्स कर्व फेल। ये ऐसे
कारणों से है। जैसे भारत में कब हुआ था? 1970 के आसपास, जब तेल संकट हुआ था, जब इजराइल और बाकी इस्लामिक कंट्रीज लड़ने लगे, ऑयल क्राइसिस हो गई, तो फिर ये क्या हुआ, उस समय ये आया था। ठीक, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। दुनिया के सभी देश इन्फ्लेशन टारगेट करके नीति बनाते हैं। जो भी इसको फॉलो नहीं किया, इन्फ्लेशन को टारगेट करके नीति नहीं बनाया, वो उसकी इकोनॉमी धड़ाम हो गई। भारत ने 2015 में आरबीआई के साथ एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता किया। किसने? भारत सरकार ने आरबीआई के साथ। और आरबीआई को काम दिया गया कि वो महंगाई को क्या करे, कंट्रोल करे। महंगाई को कंट्रोल करने का काम किसको है? आरबीआई को। तो इसके लिए इस समझौते के तहत एक बनी मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने क्या करती है? मौद्रिक नीति की समीक्षा करके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जारी करते हैं। तो इसी से तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या करते हैं हम, कि महंगाई एक पर्टिकुलर लेवल पर बनी रहे, उससे ज़्यादा और उससे कम ना हो। तो मौद्रिक नीति समिति ने क्या किया, इसके द्वारा भारत सरकार और आरबीआई में समझौता हुआ। उन्होंने क्या समझौता किया? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो महंगाई की स्वस्थ परास तय की गई। परास का मतलब रेंज, और वो तय की गई 4 ± 2%। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6%। और 4 में 2 घटाएंगे तो कितने परसेंट? 2%। मतलब महंगाई इससे इसके बीच में होनी चाहिए। हर तिमाही स्तर पर आरबीआई इस मौद्रिक नीति समिति की बैठक के द्वारा समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा, और उस रिव्यू के द्वारा ये बताएगा कि महंगाई को कंट्रोल और अगले 18 महीने जो फ्यूचर के हैं उनके लिए अनुमान। अगर महंगाई 2% से नीचे चली गई या 6% से ऊपर चली गई, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा हो गया। कब माना जाएगा कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने में फेल हो गई? जब लगातार 3 तिमाही, लगातार 3 तिमाही का मतलब क्या हुआ? 9 महीने तक अगर इन्फ्लेशन 2% से कम हो जाए या 6% से बाहर हो जाए, ऊपर चली जाए, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उस समय आरबीआई फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और जब फेल हो गई तो उस समय आरबीआई सरकार को लिखित प्रतिवेदन देगी। उसमें, उस लिखित प्रतिवेदन में जो लेटर देगी, उसमें दो चीजें लिखी रहेंगी। पहला, फेल होने का कारण, वो बताएंगे कि महंगाई को हम काबू में क्यों नहीं रख पाए। और दूसरा, महंगाई को काबू में रखने के सुझाव या तरीके, प्लस साथ में टाइमलाइन भी बताएंगे कि कितने दिन में हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक।
बात समझ में आ गई? ये कहाँ के हैं? मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये बैंकिंग में रिपीट करेंगे तब वहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूरी चीज़ बताएंगे कि आरबीआई के गवर्नर होते हैं, सरकार की तरफ से 2 मेंबर होते हैं, आरबीआई की तरफ से 2 मेंबर होते हैं, ऐसा करके बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? चालू वर्ष में जीडीपी डिवाइडेड बाई स्थिर हाँ, चालू मूल्य में जीडीपी और स्थिर मूल्य में जीडीपी इंटू 100। चालू मूल्य का मतलब प्रेजेंट, स्थिर का मतलब बेस। जैसे देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे आप कहा जाए आज की डेट में, जिसको अगर जो बहुत ज़्यादा भावुक हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो देश के प्रति, इकोनॉमी के प्रति, वो क्या कहेंगे? बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि हमारे ज़माने पर 1 रुपए में पूरा परिवार गुल्लैया खा लेता था या मूंगफली खा लेता था, और आज 500 की मूंगफली ले जाओ तब भी पूरे परिवार का पेट नहीं भरेगा, या पूरे परिवार को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अगर हम बेस ईयर उस समय का लेंगे, बाबा दादा के ज़माने का, तो हम क्या कहेंगे कि जीडीपी हमारी 800%, 1000% बढ़ गई। लेकिन ये उचित तो नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो क्या करते हैं, महंगाई को समय के साथ उस डाटा में इंक्लूड करते जाते हैं, महंगाई के साथ सामंजस्य बढ़ाते जाते हैं डेटा का। और जब महंगाई के साथ सामंजस्य बढ़ाएंगे तो हम बेस ईयर चेंज करेंगे। जैसे जीडीपी में मैंने बताया था कि जीडीपी में बेस ईयर पहले था 2004-05, फिर 2011-12 किया गया। अब आज की डेट में, आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था 2 जुलाई के आसपास, तो एक नई समिति बनी है, गादोलकर या ऐसे करके कुछ नाम है, आप सर्च कीजिएगा। उनको कहा गया कि आप ये बेस ईयर भी चेंज कीजिए। क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ गई? ताकि हम महंगाई के साथ सामंजस्य बैठा सकें, हवा में ना जिए, हवा में डाटा ना जो है जारी करें। ठीक है, रियल लेवल पर, वास्तविक लेवल पर, धरातल पर रहते हुए ही डाटा की बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से बेस ईयर चेंज करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि बेस ईयर नीचे है, एक्चुअल ऊपर है, तो जनरल केस में ये हमेशा ज़्यादा होता है, महंगाई के केस में हमेशा जीडीपी डिफ्लेक्टर ज़्यादा होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि महंगाई है अर्थव्यवस्था में। अगर ये 1 से कम हो गई तो ये क्या बताएगा? मंदी को। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जीडीपी डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल हम ये जानने के लिए करते हैं कि महंगाई की स्थिति है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, या डिस्फ्लेशन की स्थिति है। बात समझ में आ गई? इसके लिए हम जीडीपी डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। महंगाई के लिए जीडीपी डिफ्लेक्टर 1 से ज़्यादा होगा, और डिस्फ्लेशन के लिए ये जीडीपी डिफ्लेक्टर हमेशा कम होगा। ठीक, 1 से। ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मुद्रास्फीति के प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ऋणदाता होता है, जो ऋण देगा, अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है,
तो उसको हमेशा नुकसान होगा। और जो रेडी होगा उसको हमेशा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो मनी की वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू मुद्रा की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसको जो ब्याज मिलना चाहिए वो उतना मिल नहीं पाता, या इसको ये कहिए कि सस्ते में लोन मिल जाता है। दिखता तो बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट, लेकिन वो एक्चुअल में इंटरेस्ट महंगाई के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक। दूसरी, अगर मुद्रास्फीति है, इसका मतलब क्या हुआ है कि मांग बढ़ रही है, तभी तो मुद्रास्फीति है। लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, और जब पैसे ज़्यादा हैं तो निवेश ज़्यादा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। निवेश दो कारणों से ज़्यादा होता है। किन कारणों से? एक तो ये कारण कि मांग ज़्यादा होने पर उत्पादन ज़्यादा, और उत्पादन अगर आपको ज़्यादा करना है तो निवेश बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, निवेश इस कारण से और ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपको सस्ते में ऋण उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। जो ऋण की जो वास्तविक ब्याज दर होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। तो निवेश बढ़ने का दूसरा कारण क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से कर्ज की लागत ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक। चौथा बिंदु, आय, इनकम। जब मांग बढ़ रही है तो इसका मतलब कि इनकम भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन यहां पर दो चीजें ध्यान में रखिएगा। जो नॉमिनल इनकम है, नामित, वो बढ़ी हुई नजर आएगी। आपको दिखेगा कि आपकी सैलरी 500 से 1000 हो गई, लेकिन जो वास्तविक है वो सेम रहती है, वो बढ़ती नहीं है। आपकी इनकम बढ़ गई तो महंगाई भी तो बढ़ गई। जो सामान आपको पहले 1 रुपए में मिलता था वो अब 5 रुपए में मिल रहा है। ठीक। पांचवा, बचत। बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? बचत घटती या बढ़ती है? अब ध्यान से देखिए। बचत शुरुआत में तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों को सस्ते दर पर क्या मिल रहा है? ऋण मिल रहा। तो ये क्या करेंगे? जा करके वहां पर बैंक में डालेंगे पैसा कि हमें ब्याज मिल जाएगा। लेकिन ये जो बैंक पर जाएंगे, जो इनको ब्याज मिलेगा वो मुद्रास्फीति के कंपेयर में कम मिलने लगता है। तो ये जो बार बार जूता घिस करके जा करके वहां पर जमा किए, फिर उसके बाद मन हुआ निकाल लाए, तो इसको बचत पर उतना ज़्यादा इनको बचत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई के साथ वो ब्याज दर एकोमोडेट नहीं हो पाती, और नहीं हो पाती तो ये जो बचत पर इनको लाभ मिल रहा है, इसको कभी कभार ये भी बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट। ये जो जूता घिसने के बाद इनको कीमत मिल रही है, कभी कभार इसको ये भी बोलते हैं। तो बचत जो है जनरली शुरुआत में तो बढ़ती है, लेकिन उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखता। ठीक। ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। कर, टैक्स। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो अप्रत्यक्ष कर बढ़ रहे हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष कर भी बढ़ते हैं। महंगाई बढ़ने से करों के बढ़ने को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट क्रीप। ब्रैकेट क्रीप कहते हैं। ठीक है। महंगाई बढ़ने से करों के बढ़ने को, इसको बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। ठीक। और क्या हो सकता है? निर्यात थोड़े समय के लिए तो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन निर्यात
दो चीजें यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगर वो विकसित अर्थव्यवस्था है तो फायदा होगा निर्यात बढ़ने का, और अगर वो विकासशील अर्थव्यवस्था है जैसे भारत, तो उसको क्या होगा? नुकसान। क्यों? क्योंकि निर्यात तो आपका बढ़ रहा है, वो मात्रा में बढ़ रहा है, वैल्यू में नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आपके मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो थोड़े समय में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन चीजें क्या हो जाएंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी इकोनॉमी में। तो थोड़े समय के लिए निर्यात बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि हम तेल हुआ ये सब चीजें बाहर से आयात करते हैं, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए चीजें खतरनाक हैं। ठीक है? आठवां, आयात। निर्यात बढ़ता है, आयात क्या हो जाता है? कम। क्योंकि चीजें आपको क्या है? सेम चीज के लिए आपको ज्यादा रुपए की देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? अगर आपके पास महंगाई है तो। ठीक है? लेकिन ये आयात, क्या हम तेल का कम कर देंगे? तो याद रखिएगा यहाँ पर अनिवार्य आयात के की वस्तुओं पर फायदे की बजाय क्या होता है? नुकसान। अगर आयात कम कर रहे हैं तो फायदा तो होगा, लेकिन जिस चीज को हम आयात करना कम कर ही नहीं सकते, तो वहां पर क्या है? हमें नुकसान है। ठीक है? इसी तरह व्यापार संतुलन, वही चीज। अगर डेवलप्ड हैं तो पॉजिटिव, अगर विकासशील हैं, डेवलपिंग, तो ये निगेटिव। क्योंकि जितना निर्यात बढ़ता नहीं है, उससे ज़्यादा हम आयात कर लेते हैं, अनिवार्य आयात में। ठीक है? तो इसकी वजह से व्यापार संतुलन क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ठीक। 10th, मजदूरी और बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? शुरुआत में कम होती है। क्यों? महंगाई बढ़ी, तो उसको करने के लिए, ओवरकम करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ा, फिर से जो है लोगों को रोजगार मिला। तो शुरुआत लेवल पर क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन वो रोजगार मिलने के बाद जब उनको पैसा मिलेगा तो वापस पैसा कहाँ आ रहा है? मार्केट में। तो शुरुआत लेवल पर ये बेरोजगारी कम होती है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा होने पर ये क्या हो जाती है? दीर्घ काल में समस्या, बेरोजगारी कम नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर मजदूरी में क्या है? जो आपकी नामित मजदूरी है, नॉमिनल, वो बढ़ी हुई दिखेगी, जबकि वास्तविक सेम रहेगी, नो चेंज। ये क्या है? अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के, अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर पर मुद्रास्फीति का प्रभाव है। ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र में कुछ ऐसा बना लीजिए, ये जो नीचे यहाँ से यहाँ तक है, पॉइंट नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक 2, इधर से इधर 3, ये से ये 4। 1 को क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। हिंदी में बोलेंगे मंदी। पूरे विश्व में
एक ही बार ये आया है 1929 में, और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है कि इसको आने ना दिया जाए। बचाव ही सुरक्षा है। ठीक है। तो 1900, अच्छा अगर आ भी जाए तो इसमें वही काम करेंगे जो 1929 में किए थे। क्या किए थे? रूजवेल्ट ने क्या किया था? डी रूजवेल्ट जी ने, अमेरिकी राष्ट्रपति, न्यू इकोनॉमिक डील, सरकारी खर्चे कटौती करने के बजाय सरकारी खर्चे क्या किए? बढ़ा दिए। काम के घंटे कम कर दीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। मजदूरी मजदूरी की दरें बढ़ा दीजिए। ठीक है, ताकि लोगों के पास पैसा आए। अब यहाँ पर देखिए, डिप्रेशन का मतलब क्या है? मांग में कमी आ जाएगी। अगर मैं इसके फीचर लिखूं, मांग में कमी आ जाएगी। मुद्रास्फीति वो क्या होगी? कम हो जाएगी। रोजगार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक। ये सेकंड है, इसको बोलते हैं रिकवरी। इसको हिंदी में बोलते हैं समुत्थान। इसमें क्या करेंगे? मांग में धीरे धीरे वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति हो सकता है एक अंक में आ जाए। रोजगार धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं, थर्ड वाले को, उछाल, या इसी को बोलते हैं बूम। ठीक। और फोर्थ वाला है रिसेशन। जैसे इंडिया में 2008 में आया, कई सारे आईटी सेक्टर्स वाले कंपनियों की छटनी हुई। अभी देखिए कई सारे जोमेटो और ये सब के जो है एम्प्लॉय की छटनी हो रही है। ये क्या है? रिसेशन के स्तर पर। ठीक। यहाँ पर क्या है? डिमांड और सप्लाई फेल हो जा रही है। मतलब या ये कहिए, बाजारू ताकतें डिमांड और सप्लाई होती है, ये बेमेल हो जाती हैं। आपको ऐसा दिखेगा जैसे सब कुछ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आएगी। मतलब हर जगह आपको बूम दिखेगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि हर एक समय किसी का एक सा रहता नहीं, तो व्यापार में भी नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद इतना ज़्यादा पीक पर हाई हो जाएगा कि धड़ाम से नीचे गिरने लगे। तो ये क्या हो जाएगा? रिसेशन वाली स्थिति। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसे कहते हैं व्यापार चक्र। उतार चढ़ाव, फिर उतार, फिर चढ़ाव, ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। एक टर्म यहाँ पर आता है डबल डिप रिसेशन। डबल डिप रिसेशन, इसका क्या मतलब है? कि रिसेशन था, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, फिर वापस से और नीचे चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल डिप रिसेशन। डबल डिप रिसेशन। ठीक है। ये वर्ड जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एक दूसरा वर्ड है जिसको बोलते हैं ग्रोथ रिसेशन। ग्रोथ रिसेशन। ग्रोथ रिसेशन का क्या मतलब है? कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ होने की रेट और रिसेशन की रेट में रिसेशन का रेट ज़्यादा है और ग्रोथ का रेट कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिसेशन। ठीक है। हिंदी में समृद्धि प्रतिसार, रिसेशन को बोलते हैं प्रतिसार। ठीक। इसका क्या मतलब है? ग्रोथ रेट इज लेस देन रिसेशन रेट। ठीक है। अब अगर मुझे ये बताना हो कि इकोनॉमी में अप एंड डाउन होता क्यों है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण क्यों हो रहा है अप एंड डाउन? पहला, आर्थिक अस्थायित्व
और अनिश्चितता। अगर चीज़ें स्थायी हो जाएंगी, क्योंकि ये सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है, कोई पूरी तरीके से समृद्ध नहीं है कि वो अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंडेंसी रहती ही रहती है, चाहे वो कृषि की मानसून से संबंधित हो, चाहे पेट्रोलियम आयात के लिए वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज से डिपेंडेंसी संबंधित हो। ये सब क्या है? अस्थायित्व और अस्थायित्व और अनिश्चितता की स्थिति है। तो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर, और खास करके ग्लोबलाइजेशन के युग में, भूमंडलीकरण के दौर में, जब चीज़ें एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड हों कि एक की का इफेक्ट बाकी पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए दे रहा है, तब तो ये चीज़ और आएगा। ठीक है, उतार चढ़ाव आता रहेगा। दूसरा है रचनात्मक प्रयोग। जैसे नोटबंदी ला दी है, या कोई और प्रयोग, कोई नया टैक्स ला दिए, देखे कि ये जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब क्या है? इससे भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहता है। तीसरा, महंगाई विरोधी सरकारी नीतियां। क्या है? टैक्स कम किए कर दे रहे हैं, सब्सिडी दिए दे रहे हैं, ये सब। ठीक है। और चौथा, प्राकृतिक आपदाएं, जिनकी आपने कल्पना ही नहीं की थी। ये भी महंगाई और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण है। क्या यूक्रेन रसिया युद्ध की कल्पना की गई थी? क्या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की कल्पना की गई थी? नहीं की गई। ठीक है, तो ये सब भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण है। एक टर्म यहाँ पर आपको मैं बताना भूल गया, वो लिख लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया, ये इन्फ्लेशन टैक्स, जब इन्फ्लेशन ही टैक्स के रूप में काम करने लगे, इसी वजह से जब इन्फ्लेशन टैक्स के रूप में काम करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? सेनोरेज। सेनोरेज, इंग्लिश में SEIGNIORAGE, सेनोरेज। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछ लेगा। ठीक है, इसी इन्फ्लेशन टैक्स को ही सेनोरेज भी बोला जाता है। इन्फ्लेशन टैक्स को ही क्या बोला जाता है? सेनोरेज। ठीक, तो सेनोरेज वर्ड के बारे में ध्यान में रखिएगा, जब इन्फ्लेशन ही टैक्स के रूप में काम करने लगे। अच्छा, ये देखिए, जब आपको बता दिए हैं कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो ऋण सस्ता होगा, निवेश बढ़ेगा। अब क्या होता है कि जब भी विकासशील देश, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और जब लोकतंत्र की बात हो कि महंगाई की वजह से पता नहीं कितनी सरकारें गिर गईं, 1998-99 के आसपास प्याज के दाम 100 रुपए किलो बढ़ गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। महंगाई का मुद्दा लोकतंत्र के उसमें तो इतना सेंसिटिव हो जाता है, और जहाँ पर 54% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर आश्रित हो, प्राइमरी सेक्टर पर, तो वहाँ पर, और कल्याणकारी राज्य हो, लोकतंत्र हो, हर 5 साल पर चुनाव होते हों, तो महंगाई एक विशेष मुद्दा तो रहेगा। अब देखिए, महंगाई बढ़ने पर निवेश निवेशकों के लिए अच्छा मौका रहता है। क्यों? क्योंकि ब्याज दर उनको ऋण सस्ते पर मिल जाता है, सस्ती दर पर, तो वो निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है? महंगाई को कंट्रोल कर लेगी, और जैसे ही महंगाई को कंट्रोल करी तो जो मिडिल क्लास है उसको तो राहत मिल गई, लेकिन जो निवेशक हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं। वो कहेंगे जब इनकी पॉलिसी ही क्लियर नहीं है तो हम रिस्क क्यों लें।
तो इसी वजह से मैंने बताया कि जो इकोनॉमी के ट्रायंगल के 3 पिलर हैं, अगर आप मुद्रास्फीति के साथ, महंगाई के साथ गेम खेलेंगे तो आपको वृद्धि दर को मैनेज करना पड़ेगा, ग्रोथ को मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा है तो ना तो काफ़ी ज़्यादा होने पर सही है और ना काफ़ी कम होने पर सही है। इसी वजह से एक क्या किया गया, एक रेंज डिसाइड की गई कि अगर पर ईयर 2 to 6% मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी स्थिति है। ये जो रेंज है ये हर एक देश की इकोनॉमी परिस्थिति, वहाँ के सामाजिक ताने बाने, वहाँ की अर्थव्यवस्था के अनुसार डिसाइड होती है। ऐसा नहीं कि 2 से 6% रेंज अगर भारत के लिए तो वही चाइना के लिए भी लागू हो, वही सिंगापुर के लिए भी लागू हो, वही अमेरिका के लिए भी लागू हो, वही श्रीलंका के लिए भी लागू हो, ऐसा नहीं है। हर एक देश, हर एक देश का केंद्रीय बैंक, हर एक देश की केंद्रीय सरकार वो अपनी परिस्थिति के अनुसार ये रेंज डिसाइड करती है। ठीक है, और वो भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही चलता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है, ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसके जो है टर्म ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पास कोर इकोनॉमी के सारे सारे टॉपिक आएंगे। एक बार हम कृषि पढ़ेंगे, फिर सेवा पढ़ेंगे, फिर उद्योग पढ़ेंगे, और फिर सारे को कंसोलिडेट करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद हम एंट्री करेंगे बैंकिंग। ठीक, और इसी के साथ इकोनॉमी समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।